हम यूरेनियम जमा करते रहेंगे। ईरान ने अमेरिका की परमाणु समझौते की पेशकश को सिरे से ठुकरा दिया है, नकार दिया है। अयतुल्ला खामनी ने ट्रंप को एक तरह से सीधी चुनौती दे डाली है। ईरान ने अमेरिका के परमाणु समझौते के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। लगातार आप इस बीच खबरें भी पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ईरान ने 9 परमाणु बम तैयार कर लिए हैं। क्या वाकई में तैयार कर लिए हैं? कहा यह भी जा रहा है कि ईरान अब आगे चलकर 900 परमाणु बम बना लेगा। क्या वाकई में ऐसा है? परमाणु समझौता क्या था? इसका खारिज होना कितना बड़ा झटका न सिर्फ ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, बल्कि इजराइल के लिए भी है। आज पावर प्ले नवभारत टाइम्स पर इस स्पेशल प्रोग्राम में हम इस चीज पर बात करेंगे। अभिजात शेखर आजाद मेरे साथ, मेरे सहयोगी हैं। पहले ये बताएं कि 9 बम बना लिए, 900 बम बना लेंगे, ये फोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, ये क्या है? जरा परमाणु समझौता क्या है और ईरान ने क्या हासिल कर लिया है? क्योंकि खामनेई ने ये ट्वीट करके बताया हम परमाणु कार्यक्रम में पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। देखिए, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर का ट्वीट जो है उसकी गंभीरता को हमें समझने की जरूरत है, और इसके साथ साथ हमें यह भी समझने की जरूरत है कि अगर अमेरिका और इजराइल डरा हुआ तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है कोई आज से नहीं चल रहा है, वो करीब करीब 25-30 सालों से चल रहा है। उनकी जो परमाणु बनाने की चाहत है वो जब इस्लामिक क्रांति हुआ था उसके बाद से उनका है कि हम परमाणु बम बनाए, क्योंकि उनको पता है कि हम शिया देश अकेले हैं, बाकी सारे सुन्नी देश हैं। उसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में जितने भी बाकी के देश हैं उनके साथ उनके संबंध उतने अच्छे रहे नहीं है, तो इनका परमाणु बनाने का कार्यक्रम पहले ही चल रहा है। अभी जो ताजा रिपोर्ट आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, ये ईरान के पास करीब 400 किलो से ज्यादा यूरेनियम है और इसके जरिए वो 9 परमाणु बम कम से कम बना सकता है। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करके देखें तो पता चलता है कि ईरान ने बेसिकली 2000 के बाद से ही परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट के बाद के क्या सब प्रोसेस होते हैं, उन सब प्रोसेस को भी पैरेलली वो तैयार करता जा रहा था। थोड़ा सा समझना चाहूंगा, मैं एक लाइन और बताऊंगा। उसके जरिए इसीलिए कहा जा रहा है, अगर आप कहीं पे चर्चा ये सुन रहे हैं कि कहा जा रहा है कि अगर ईरान अगले 3 हफ्ते में, 5 हफ्ते में, अगले 2 से 3 महीने में 8 या 9 परमाणु बम बना सकता है अगर उसका यूरेनियम इनरिचमेंट 90% हो जाता है, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि बाकी प्रोसेस वो लगभग कंप्लीट करके रखा हुआ है। अब उसे यूरेनियम इनरिच 90% होगा, वो सेट करेगा, उसका परमाणु बम तैयार है। ठीक है। डर है। यूरेनियम क्या ईरान के पास है? वो कहां से लेकर आया? यूरेनियम से बिजली भी बनती है। ये साफ कहा गया है ईरान की तरफ से कि भाई हम एटम बम बनाने नहीं जा रहे हैं। वो कहा गया है, वैसे जो कहा जाता है अक्सर वो होता नहीं है। तो इसका मतलब बताइए कि यूरेनियम क्या उसके पास है या वो कहीं और से चोरी छिपे ले रहा है? और परमाणु बम बनाने के जो आपने कहा 90% तक यूरेनियम को उसने रिफाइन कर लिया है, 10% और बचा हुआ है। नहीं, 90% की ही जरूरत होती है। अच्छा, 90% की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा क्लियर हो। इसका देखिए, जब आप U-235 होता है, यूरेनियम 238 होता है। 238 का ज्यादा कुछ इस्तेमाल होता नहीं है, तो उसको जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, बार बार सेंट्रीफ्यूज करते जाते हैं, तो यूरेनियम इनरिचमेंट जो होता है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। उसमें U-235 जो है वो बढ़ता जाता है। इसको जब बढ़ाते 4 से 5% के करीब तक लाते हैं, उसके बाद आप बिजली बनाने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहां तक पहुंच चुका है ईरान? हाँ, वहां तो कब का पहुंच चुका है। अच्छा। जब आप उसी को और बढ़ाते 90% के करीब लाते हैं, तो इसका मतलब परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गए, आपके पास मटेरियल जमा हो चुका है। यानी मटेरियल जमा हो गया, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। भाई आपको उसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो अभी वो है ईरान के पास? हाँ, बिल्कुल है। ईरान ने 2000 पाकिस्तान ने दी है ना, ईरान के कई सारे सोर्सेस है, रूस और चीन ने बहुत मदद की है ईरान की। अच्छा। इस मामले में मतलब आप ईरान के पास टेक्नोलॉजी भी है, उस टेक्नोलॉजी की पूर्ति के लिए उसके रॉ मटेरियल के तौर पर यूरेनियम भी वो 2001 में AMAD अमड प्लान के ईरान बनाया था। उस प्लान के तहत ही जो यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज के बाद के जो प्रोसेस होते हैं उसके जो अब मतलब ईरान का जो परमाणु बम बनाने का प्लान किस हद तक एडवांस है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जैसे परमाणु बम परीक्षण करने की जरूरत हो, जैसे भारत ने किया, पाकिस्तान ने किया, या अलग अलग देश करते हैं परमाणु परीक्षण करते हैं, उन्हें परमाणु परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। अगर आज की तारीख में वो 90% मतलब संवर्धन कर लेते हैं यूरेनियम का, उसके बाद उनके पास जो बाकी का प्रोसेस में जो वक्त लगता है, जो वास्तव में वक्त लगना ही लगना है, तो उस प्रोसेस में जितना वक्त लगेगा, 2 या 3 महीने का वक्त लगना है, उतना ही वक्त लगेगा। उसके बाद उनको शायद ऐसा माना जाता है, और IAEA ने कई बार कहा है, तो उनको परमाणु बम परीक्षण की जरूरत नहीं होगी, उनका परमाणु बम तैयार हो जाएगा। भारत के पास 172 परमाणु बम, पाकिस्तान पे 180 के करीब, पाकिस्तान के पास 172 के आसपास है, रशिया के पास सबसे ज्यादा है इस पूरी दुनिया में। अब ये बताइए कि ईरान के पास कितने परमाणु बम बनाने का साजो सामान है? अभी तक ऐसा कहा जा रहा है, और तमाम सोर्सेज जो कह रहे हैं, इन सोर्सेज में यूनाइटेड नेशंस भी है, IAEA भी है, इन सब तमाम लोगों का मानना है, जो एजेंसियां हैं इनका मानना है कि ईरान जो है
स्टार्ट में कम से कम 8 से 9 परमाणु बम किसी भी तरह किसी भी वक्त आठ आठ 8 से 9 8 से 9 Yes. 8 से अगर 8 या 9 परमाणु बम, देखिए 8 9 तो बहुत दूर की बात है, अगर हाँ, आपने हाँ, एक एक भी बना परमाणु बम लिया। बना लिया तो उसके हाँ। बाद आपका काम हो जाता और है। इन इस वक्त परमाणु बम को ले जाने के लिए वॉर हेड्स, यानी कि आप Yes. खाली परमाणु बम हाथ से तो फेंकोगे नहीं, नहीं, आपको इसके लिए हाँ, मिसाइल चाहिए, यही तकनीक मैं कह चाहिए। रहा था, हाँ, यही मैं कह रहा था कि वॉरहेड्स होते हैं, जैसे परमाणु ट्राइड होता है, जैसे भारत के पास है या चीन के पास है हाँ। या फिर अमेरिका के पास है, कि आप कैसे परमाणु बम लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। एक तो होता है कि जमीन के साथ कर सकते हैं, एक फाइटर जेट्स के साथ कर सकते हैं, या फिर तीसरा पनडुब्बियों के साथ कर सकते हाँ। हैं। इसमें है थे परमाणु, ईरान के पास जो भी छोटे पावर होते हैं, जो कि जिनका कि सी डिनाइल का काम होता है, जो कि हाँ। अपने समुद्र को मजबूत रखने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर पर नहीं पनडुब्बियों पर निर्भर करते हैं, जैसे खास करके पाकिस्तान है या फिर कुछ समय पहले तक भारत भी था और ईरान भी है, हाँ। जिनके पास पनडुब्बी से ज्यादा ऑपरेट करते हैं। तो उनके पास जो ईरान पास, मुझे ऐसा लगता है शायद पनडुब्बी से परमाणु बम रिलीज करने की क्षमता उनके पास सबसे पहले होगा। हाँ। फाइटर जेट से रिलीज करने की क्षमता उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ। लेकिन ईरान के पास जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी उनके पास भी मजबूत है, इसलिए सबसे पहले वो मिसाइल से परमाणु बम दागने की क्षमता जो है वो सबसे पहले हासिल करेंगे। इसमें उनको 5 से 6 महीने का करीब मुश्किल से वक्त लग सकता है। मिसाइल से दागने का मतलब वो सरफेस टू एयर मिसाइल हुई या एयर टू सरफेस को हमला? सरफेस से, हाँ। तो उसकी जद में, उसकी लिमिट में इजराइल और अमेरिका आ सकता है क्या? उसकी जद में इजराइल तो ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा। हाँ। क्योंकि जो ईरान की मिसाइल की जो रेंज है वो तो इजराइल को कवर करता ही करता है। हाँ। इसके अलावा अगर ईरान काफी नजदीक पहुंचता है, हाँ। सऊदी अरब सबसे पहले टेंशन में आएगा, यूएई सबसे पहले टेंशन में आएगा, हाँ। क्योंकि इनके संबंध ईरान के साथ कभी अच्छे रहे नहीं है। हाँ। भले अभी आप बार बार कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक स्तर पर ये लोग अच्छे संबंध बना रहे हैं, हाँ। लेकिन इनके बीच संबंध कब खराब हो जाए, क्योंकि दोनों की विचारधारा, दोनों की सोच सब कुछ अलग अलग है, ईरान की और सऊदी अरब और यूएई की। हाँ। इसके अलावा अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है, हम्म। इसके अंजाम जो होंगे इतने खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि तुरंत सऊदी अरब कहेगा कि मैं परमाणु बम बनाऊंगा। इजराइल के पास परमाणु बम है, उसने सार्वजनिक तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। अमेरिका भी सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं करता है कि इजराइल के पास है। लेकिन अगर ईरान के पास परमाणु बम होता है तो अमेरिका की जो मिडिल ईस्ट में पॉलिसी रही है वर्चस्व बनाकर रखने की, सऊदी अरब के जरिए, यूएई के जरिए और अलग अलग तरीके से, वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो अभी ईरान ने जो हासिल किया है और आगे चलकर अगर वो 2 महीने में, 3 महीने में, आगे आने वाले साल में परमाणु बम बना लेता है, आपने जैसा बताया कि परीक्षण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आ जाएगा। ये जानकारी तो सैटेलाइट के जरिए अमेरिका को पता लग जाएगी कि वो उस स्तर तक पहुंच गया है परमाणु बम के। अब चाहे इजराइल या अमेरिका के ट्रंप हो, वो बैठकर दर्शकों की तरह तालियां तो बजाएंगे नहीं, वो भी पूरे खेल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। खामने ने कह दिया हमें मंजूर नहीं आपका कोई भी परमाणु करार, कोई परमाणु प्रस्ताव पर हम सिग्नेचर नहीं करने जा रहे। क्या स्टेप होगा अब अमेरिका का और इजराइल का? यही, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि हम अमेरिका की बात नहीं मान सकते हैं, तो आप यकीन मानिए वो अपने हाथ में कुछ न कुछ इंश्योरेंस रख करके ही ऐसा कह रहे होंगे। राइट। अगर वो ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब है कि अमेरिका भी इस बात को जान रहा होगा कि ईरान अब इतना नजदीक पहुंच चुका है कि अगर हम हमला भी करते हैं तो बैकफायर कर सकता है। इजराइल कोशिश कर रहा है, एनीहाउ कई रिपोर्ट्स आती है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान सैन्य, इजराइल को लेकर के वो सैन्य तैयारी कर रहा है और अमेरिका की बिना मंजूरी के भी वो हमला करेगा। ये तो पहले भी कह दिया गया था। ये तो हम कहें कि ये तो लानत वाली बात अमेरिका के लिए है, क्योंकि इजराइल लगातार कहता रहा कि जो अंडरग्राउंड उसने पूरा सुरंग में अपने परमाणु सोर्सेज छिपाए हुए हैं ईरान ने, मैं वहां पर अटैक कर दूंगा। अमेरिका कहता था शांत हो जाओ, अभी करने की जरूरत नहीं है। ये तो एक तरह से कहें कि ईरान ने तमाचा अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मारा है। इजराइल लगातार ही कह रहा था कि इनको रोकना होगा, पहले खत्म करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब 2018 में आप JCPOA समझौते से बाहर आए थे और जिन बहानों को बना करके आप बाहर निकले थे, आपने एक तरफा तौर पर ईरान के साथ संधि को तोड़ा था, आप उन्हीं संधियों को फिर से आगे करके इस बार आप बातचीत के टेबल पे आए थे आप। लेकिन ईरान की शर्तें इस बार क्या थी कि आपने हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगा रखी है, प्रतिबंध लगा रखे हैं, उसमें जो करोड़ों अरबों डॉलर का हमें नुकसान हुआ है, वो आप नुकसान की भरपाई करिए। ईरान का सबसे पहला शर्त यही है। अगर ईरान आज की तारीख में अगर अमेरिका की शर्तें मान भी लेता है कि चलिए ठीक है परमाणु बम नहीं बनाएंगे, उसके बावजूद भी ईरान की जीत है, क्योंकि उसके आप जिस स्तर पे पहुंच चुका है, अपने टेक्नोलॉजी को जिस स्तर पे डेवलप कर लिया है, आप कभी भी नहीं, अमेरिका के वो प्रस्ताव को मान ले, परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर ले, इजराइल थोड़ी मानेगा, नेतन्याहू थोड़ी मानेंगे। वो तो यही कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे, हम इनको संपन्न परमाणु के जरिए होने ही देंगे। इजराइल का क्या, नेतन्याहू का क्या स्टैंड होगा? क्या वो हमला करेंगे? और हमले को, इस तरह के रोकने वाले हमले को लेकर ईरान कितना सक्षम है, और अगर हमला कामयाब हो जाता है तो फिर कितना विनाश होगा? नहीं, इजराइल ईरान पे हमला करना, जिस तरह से अब
पब्लिक में दिखाया जाता है उतना आसान तो नहीं रहेगा। इजराइल अगर चाहेगा कि ईरान पे हम हमला करके सकुशल वापस आ जाए और हमें कोई नुकसान ना हो, ऐसा संभव नहीं है। ईरान के पास भी उस तरह की क्षमता है अब कि अगर इजराइल को डीप पेनिट्रेट कर सकता है, मिसाइल से धुआं कर ही दिया था इजराइल बिल्कुल। अगर इजराइल जा रहा है ईरान के ऊपर में हमला करने के लिए, और जो मुझे लगता है कि अगर ईरान को वास्तव में परमाणु बम बनाने से रोकना है तो आपके पास एक यही तरीका है, अन्यथा दूसरा तरीका यह है कि ईरान को आप उस क्लब में शामिल करिए, फिर उसके पास एक नॉर्मल डिप्लोमेसी जो होती है, आपको अपनी वर्चस्वता की जो जंग है उसको छोड़नी होगी, आप नॉर्मल डिप्लोमेसी बढ़िए, जैसे दूसरे देश काम करते हैं उसे काम करिए। लेकिन अगर आप अड़े हुए हैं कि मुझे एनी हाउ ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है, तो मुझे लगता है कि आपके पास हमला करने के अलावा दूसरा कोई एक चीज साफ नजर आ रही है जियोपॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो ट्रंप और अमेरिका हर मिशन में नाकाम और फेल साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, ये अमेरिका की पॉलिसी ही रही है ऐसा ही कि आप नहीं तो आप कहते क्यों है कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो एक दिन के अंदर इजराइल और हमास की लड़ाई रुकवा दूंगा, ईरान को परमाणु घुटनों पर लेकर आ जाऊंगा, रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। कहने के लिए बहुत कुछ। अभी जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को एक भी फ्रंट पे कामयाबी नहीं मिला। जबकि याद होगा जब इलेक्शन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का इलेक्शन चल रहा था, उससे कई महीने पहले जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था, तभी से वो कह रहे हैं कि मैं अगर आऊंगा तो 24 घंटे में युद्ध रोक दूंगा, 1 महीने में रोक सकता हूँ। अब तो कई महीने हो चुके उनके राष्ट्रपति बने हुए। 20 जनवरी को उन्होंने शपथ लिया था, अभी जून स्टार्ट हो चुका है, तो आप तो युद्ध को रोकने में नाकाम रहे हैं। आप उसी का फ्रस्ट्रेशन है कि आप रूस को फिर उसी तरह से धमकी देना शुरू कर रहे हैं जिस तरह से यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले और उसके बाद अमेरिका और तमाम यूरोपीय देश युद्ध रूस को धमकी देते रहे। उसी धमकी का नतीजा में आपने इतने सारे सैंक्शंस रूस के ऊपर में लगा दिए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं निकला। आप डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा कि आप दुनिया के 2 नेता जिसमें कि व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, आप उनके साथ इस तरह से डील नहीं कर सकते जो बार-बार डील कह रहे हैं। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो इन दोनों नेताओं के लिए काफी ज्यादा सूटेबल साबित लगा लीजिए आप यहाँ पर भी ईरान पर भी टैरिफ 2000% कितना ही परसेंट, कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। कुछ फर्क। ईरान की जो अर्थव्यवस्था है पहले से ही काफी ज्यादा चौपट है। ईरान की करेंसी पहले ज्यादा गर्त मिली हुई है, और हम आप सबको पता है कि अगर ईरान फिर भी चल रहा है तो उसके पीछे रूस और चीन ही है। ईरान को पूरी तरह से मदद रूस और चीन दे रहा है ना। चीन जो है अभी भी ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। आपने ठीक है, भारत को आपने रोक लिया तेल खरीदने से, लेकिन चीन तो खरीद रहा है। चीन इसके अलावा 400 अरब डॉलर का ईरान के साथ चीन ने 2 साल पहले समझौता किया था, जो अगले 30 से 40 सालों में दोनों देशों के बीच में कारोबार के लिए और अलग अलग इन्वेस्टमेंट में किए जाएंगे। यानी चीन, ईरान, रूस, ये सब मिलकर एक अपना एक नेक्सस बना रहे हैं, उसमें अमेरिका कहीं नहीं है। दर्शकों पर हम छोड़ते हैं नहीं है कि भाई आप कमेंट करके बताइए कि ईरान का ये परमाणु कार्यक्रम क्या सही है, और अब अमेरिका और इजराइल का क्या कदम हो सकता है, ये भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और भारत का इसमें क्या फायदा और नुकसान होता हुआ आपको दिखाई देता है, क्योंकि चाबहार जो पोर्ट है वो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान ने से भारत लगातार तेल लेता अभी भी है, लेकिन अमेरिका के सख्त रवैये के बाद थोड़ा सा भारत को इसमें पीछे हटना पड़ा, और रशिया का भी एक डोर ओपन हो गया था। इस वक्त जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, इस पर कमेंट करेंगे, तो अगले वीडियो में जब आएंगे तो आप लोगों के कमेंट हम पढ़ के बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पावर प्ले के आज के एडिशन में। शुक्रिया।